गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पहले पेपर का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वीडियो बनाऊंगा। इसमें आप लोगों को मैं जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का पहला पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की मीनिंग क्या है इसको समझेंगे। प्रशासनिक विधि बोलते हैं। प्रशासनिक विधि से तात्पर्य ये है कि प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों और उनकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है और उसे निर्धारित किया जाता है। जब हम प्रशासनिक विधि का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रशासनिक विधि के अंतर्गत जितने भी प्रशासनिक अधिकरण होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या समूह होते हैं, संगठन होते हैं, इनके शक्तियों को और इनके दायित्वों का निर्धारण करना, उसे निश्चित करना, उन्हें निर्धारित करना प्रशासनिक विधि के अंतर्गत किया जाता है। प्रशासनिक विधि का जो क्षेत्र है यह बहुत व्यापक है। प्रशासनिक विधि में प्रशासन से संबंधित जितने भी पहलू आते हैं, जितने भी इसके स्टेप्स आते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। प्रशासनिक विधि में हम कुछ सिद्धांत को पढ़ते हैं। जैसे आपका पहला सिद्धांत तो हो गया रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, और रूल ऑफ लॉ के साथ साथ आपको सेपरेशन ऑफ पावर भी पढ़ना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ को हिंदी में बोलते हैं विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपको जो है कि प्राप्त होगा। आप रूल ऑफ लॉ को अनुच्छेद 14 में पाएंगे। अनुच्छेद 14 जो है रूल ऑफ लॉ का विस्तार से वर्णन करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 में किया गया है। रूल ऑफ लॉ के बारे में सबसे पहले एडवर्ड कोक ने इसके बारे में बताया। इसके जन्मदाता एडवर्ड कोक है और आगे फर्दर डेवलपमेंट का कार्य, मतलब इसकी वृद्धि का, इसके विकास का कार्य जो किया वो थे प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी बताते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है यानी विधि का शासन है, इसके 3 सिद्धांत होते हैं। रूल ऑफ लॉ में सबसे पहली बात ये होती है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात होती है। मतलब विधि जो है वो सर्वोच्च है। विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि अगर जो भी नियम या कानून बनाती है वो सबके लिए बराबर बनाती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या वो कोई क्लर्क हो। दूसरा जो सिद्धांत है इसमें इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ की बात की गई है, यानी कि विधि के समक्ष समानता या समता की बात बताई गई है। विधि के समक्ष सभी एक समान हैं। जिसकी जो क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो उनमें आपसी भेदभाव या भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। और इसका जो तीसरा सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत ये है कि जो आपका कानून है, जो आपकी शासन है, विधि का शासन है, उसमें प्रीडोमिनेंस होना चाहिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। जो आपकी विधि की आत्मा है या विधि का जो अस्तित्व है उसको प्रीडोमिनेंट किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर अगर विधि बनाती है तो जो एग्जीक्यूटिव है उसको एग्जीक्यूट करती है, उसे इनेक्टमेंट करता है। और जो जुडिशरी है, जुडिशरी का ये कार्य होता है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि कोई लॉ जो बनाया गया है वो उचित है, सही है या गलत है, और कहीं उस लॉ के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की जानकारी रखना ही प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट कहा जाता है। तो ये आपका रूल ऑफ लॉ था, जिसमें 1-2 महत्वपूर्ण मामले भी हैं। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य का मामला है। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य के मामले में ये बात बताया गया कि जो आपका विधि का शासन है ये संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे किसी भी प्रकार से इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान की आधारभूत ढांचा है। एडीएम जबलपुर वर्सेस
शिवकांत शुक्ला का भी एक मामला है जो कि विधि के शासन से ही संबंधित है। सेपरेशन ऑफ पावर को आते हैं हम। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण किया जाना। तो जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आया, इसके जो फाउंडर हैं, सबसे पहले इस सिद्धांत पर अपना विचार, अपना मत प्रकट किया अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु ने। अरस्तु के बाद इसमें अपना विचार प्रकट किया लॉक ने, लॉकी बोलते हैं, लॉकी ने इस पर कुछ वर्क किए, इसके विकास में उनका भी विशेष योगदान रहा है। तत्पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं इस सिद्धांत पर, सेपरेशन ऑफ पावर पर, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि जो लेजिस्लेचर है यानी कि विधायिका है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका है, जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की शक्तियों के पृथक्करण की बात बताते हैं कि तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, अपने कार्य को करने के लिए, अपनी शक्ति और अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए। कोई भी क्षेत्र अर्थात कोई भी शक्ति, कोई भी पावर, जैसे वो चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, किसी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बावजूद इसके भी कहीं कहीं पे आवश्यकता अनुसार यदि ज़रूरत समझ में आती है, उचित होता है, औचित्य होता है, तो आवश्यकता अनुसार एक सीमा तक एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा सकता है। और सेपरेशन ऑफ पावर की बात आपके संविधान की अनुच्छेद 50 में भी सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण की बात बताया गया है। और जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसका एक महत्वपूर्ण केस है। इस महत्वपूर्ण केस का नाम है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इंदिरा वर्सेस नेहरू राजनारायण के मामले में न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया। अब इसी के साथ जो अगला आपका सिद्धांत है, जो अगला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं, अर्थात अधीनस्थ विधायिका या अधीनस्थ विधि भी कहा जा सकता है। इसके अर्थ को समझने के लिए इसका ग्रोथ क्या है, इसकी जुडिशियल कंट्रोल क्या होती है, लेजिस्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इसे हिंदी में प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है। प्रत्यायोजित विधायन मीन्स जैसे कि एक व्यक्ति अपनी शक्ति या अपने कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति को, अपनी शक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है कि आप इस विधि पर, इस कानून पर विधि बनाएंगे, इसको कंट्रोल करेंगे और इसे अपने तरीके से कमांड करेंगे। तो लेजिस्लेशन जो होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसके सिद्धांत का जो कारण था, मतलब इसको डेलीगेट करने के जो कारण है, मुख्य कारण है, निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे आपका पहला तो ये हो सकता है कि कार्य का बहुत ज़्यादा हो जाना, कार्यभार बढ़ जाना। जैसे कोई अथॉरिटी है, कोई पावर है और उसके पास बहुत ज़्यादा कार्य है, इतना ज़्यादा कार्य हो जाता है कि कार्य के बर्डन के कारण उसे अपने कार्य को किसी दूसरे को भी डेलीगेट करना पड़ता है। दूसरा आपका हो गया जैसे कि कोई अथॉरिटी है, या जैसे चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो या फिर जुडिशरी है, तो इन शक्तियों के पास तमाम तरह के मामले आते हैं जिसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं या कुछ उसमें कठिनाइयाँ हो सकती हैं, डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है, और हर मामले में हर व्यक्ति एक्सपर्ट्स नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भी अपनी शक्तियों को, अपने पावर को डेलीगेट किया जाता है
तो यह भी एक कारण रहा कि एक्सपर्ट्स को डेलीगेट किया जाता है। और तीसरी समस्या ये है कि जो समस्याएं आती हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट में जो आपका पार्लियामेंट इन द सेंस जैसे लेजिस्लेशन हुआ, लेजिस्लेशन में जो समस्याएं होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसके लिए हर व्यक्ति के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, या सभी व्यक्ति हर मामले में एक्सपर्ट नहीं होता है। इस वजह से भी पावर को डेलीगेट किया जाता है एक्सपर्ट्स को, या फिर जो ऐसे मामलों को हैंडल कर सकते हैं उनके लिए। और एक इसका वजह ये भी होता है, जैसे इमरजेंसी कॉल हो गया, इमरजेंसी का कोई मैटर है। अब इमरजेंसी में तत्काल में अगर कोई डिसीजन लेना हो, और अगर वो सबॉर्डिनेट अफसर है, अधीनस्थ अधिकारी है या अधीनस्थ अथॉरिटी है, और उसको जो है कि सुप्रीम अथॉरिटी से जो सीनियर है उससे अगर जानकारी लेना है या उससे इजाज़त लेना है, अनुमति लेना है, तब तक काफ़ी समय बीत चुका होगा। और इमरजेंसी है जिसमें कि उन्हें ऑन द स्पॉट या तुरंत तत्काल जो है फैसला लेना है। तो इस वजह से भी शक्तियों को डेलीगेट कर दिया जाता है, प्रत्यायोजित कर दिया जाता है, विधि को प्रत्यायोजित किया जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन होते हैं या ऐसे कंडीशंस होते हैं, तो इन मैटर में जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर है उसको जो है कि इन मामलों पे निर्णय लेने का या उन मामलों पर एक्शन लेने का पावर होता है। इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जब आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे तो अनुच्छेद 13 के खंड 3 के उपखंड ए में पाएंगे। उसमें जो है कि आपके प्रत्यायोजन विधायन के बारे में बताया हुआ है। और प्रत्यायोजन विधायन के बारे में सामंड, जो कि एक महान विधिवेत्ता हैं, उन्होंने भी अपना विचार विस्तार से व्यक्त किया हुआ है। सामंड भी बताते हैं कि प्रत्यायोजन विधायन का एक सीमा तक बहुत आवश्यकता है या बहुत ज़रूरी है। यह यदि न किया जाए तो कहीं न कहीं जो हमारी शासन प्रशासन है या प्रशासनिक क्षेत्र में और भी तमाम सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें एक केस है जो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इसमें एक केस है, एक मामला है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम देश बंधु घोष। ये 1985 का मामला है। इस मामले को आप अपने उत्तर में विस्तार से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो आपका अगला यह डॉक्ट्रिन है या जो आपका अगला सिद्धांत है, अगले सिद्धांत में हम बढ़ेंगे। अगला सिद्धांत आपका है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है नैसर्गिक न्याय। जो दिखना चाहिए कि हाँ नेचुरल जस्टिस हुआ है, यह कॉमन लॉ से लिया गया है। इसका जो लैटिन टर्म है उसको जो है नेचुरल जस्ट नेचुरल से लिया गया है। इसका तात्पर्य ये होता है कि इसमें फेयरनेस होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए, और ये स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ वास्तव में इसमें न्याय हुआ है। इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसमें भी एक दो सिद्धांत आते हैं, जैसे आपका पहला हो गया कि नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ। नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं जज नहीं बन सकता है। वो ये नहीं निर्णय कर सकता है कि मैं सही हूँ या दूसरा गलत है। और जो इसमें जो दूसरा सिद्धांत है आपका नेचुरल जस्टिस में एक दूसरा जो सिद्धांत है वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का तात्पर्य यह हुआ कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। जब कभी कोई भी मामला होता है तो दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। यदि हम दूसरे पक्ष को बिना अवसर दिए पहले पक्ष को सुन करके निर्णय पे पहुंचते हैं तो हम नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं करते हैं। नेचुरल जस्टिस का पालन हम तभी कर सकते हैं जब दोनों पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए और दोनों पक्ष को सुने
बिना हम उचित मतलब कोई भी कार्यवाही न करें। और उचित कार्यवाही तभी किया जा सकता है या उचित न्याय तभी माना जा सकता है जब हम दोनों पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर दें। यदि हम एक पक्षकार की सुनवाई कर लेते हैं, दूसरे पक्ष को सुनने का अवसर नहीं देते हैं, उससे सफाई का अवसर नहीं देते हैं, तब हम न्याय की हत्या करते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसी में नेचुरल जस्टिस में इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से बायसनेस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। बिना पक्षपात का दिया गया निर्णय नेचुरल जस्टिस माना जाएगा। इसी के साथ साथ और भी आपके इस सिलेबस में कुछ सिद्धांत हैं, जैसे आपका हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। तो इन टॉपिक्स पे, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं अगले वीडियो सेशन में वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। जितना मैंने जितने टॉपिक्स को मैंने बताया हुआ है, अगर इतने टॉपिक्स को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, एक बार दो बार सुन लेते हैं, तो ये आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप अपने आंसर को लिखने में काफ़ी सक्षम होंगे और सफल होंगे। इसी के आप जो है कि वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।